हेलो एवरीवन। आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं समन्स के बारे में। समन सीपीसी में ऑर्डर 5 समन से डील करता है एंड सेक्शन 27 to 32 समन्स के बारे में अलग अलग चीज़ें बताता है, राइट। तो समन्स में बेसिकली हम क्या पढ़ेंगे? समन्स में हम ये समझेंगे कि ऑब्जेक्ट क्या है समन का, क्यों समन इशू किए जाते हैं, राइट। फिर एक समन में क्या क्या होना चाहिए, दैट विच इज कंटेंट्स ऑफ समन, राइट। कि जब कोर्ट एक समन कहीं भेजता है किसी को, तो उस समन में क्या क्या चीज़ें ऐसी हैं जो होनी चाहिए, राइट। फिर मोड ऑफ सर्विस ऑफ समन्स क्या हो सकते हैं, कि किस तरीके से समन सर्व किया जाए। फिर कि अगर कोई समन लेने से मना कर रहा है, राइट, या जिस एड्रेस पे समन भेजे जा रहे हैं वो वहाँ पे अवेलेबल ही नहीं है, तो उस केस में क्या किया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हम इस लेक्चर में बहुत एक्सटेंसिवली कवर करने वाले हैं, राइट। तो हम समझते हैं कि समन का ऑब्जेक्ट क्या है। तो देखिए, बहुत ही बेसिक सी बात है कि समन का जो कंसेप्ट है दैट इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस, राइट। कौन सा प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस? ऑडी ऑल्टरम पार्टम, राइट, दैट नोबडी शैल बी कंडेम्ड अनहर्ड। ठीक है, कि कोई भी इंसान अनहर्ड, उसको बिना सुने उसको पनिश नहीं किया जाएगा, राइट। तो अब इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि हाउ डज समन हेल्प इन दिस, राइट। तो बेसिकली हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। लेट्स से एक्स जो था, एक्स ने क्या किया, एक्स ने वाई के अगेंस्ट एक ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का एलिगेशन लगाया और ये बोला कि एक्स को 50 लाख का नुकसान हुआ है, 50 लाख का लॉस हुआ है, बिकॉज वाई हैज ब्रीच्ड द कॉन्ट्रैक्ट, एक्स हैज सफर्ड, राइट। अब यहां पे कोर्ट के सामने इसने इल्जाम तो लगा दिया, राइट, पर क्या कोर्ट केवल एक्स की बात सुन के डिसीजन दे देगा, या वो वाई की भी बात सुनेगा और ये पूछेगा कि भाई आपका वर्जन क्या है, आप क्या कहना चाहते हैं इस विषय में, राइट। तो ऑब्वियस सी बात है कि केवल एक्स को सुन के कोर्ट डिसीजन नहीं देगा। कोर्ट क्या करेगा, वाई को भी मौका देगा, वाई को भी इन्फॉर्म करेगा कि आपके खिलाफ ये चार्जेस लगाए गए हैं, आपके खिलाफ इस तरह का एलिगेशन है, आपके अगेंस्ट ये क्लेम किया जा रहा है, आप कोर्ट के सामने अपीयर होइए और बताइए आपका क्या जवाब है इस बारे में, राइट। तो ये जो चीज है, एक्स को, वाई को पता कैसे चलेगा कि एक्स ने केस फाइल किया है? ऑब्वियसली समन भेजा जाएगा, राइट, समन भेजा जाएगा। तो समन के थ्रू वाई को पता चलेगा कि उसके अगेंस्ट एक्स ने केस फाइल किया है, राइट, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का, और वो 50 लाख डैमेजेस क्लेम कर रहा है, ठीक है। तो एक बार अब उसको पता चल गया तो अब ऑब्वियसली वो आके अपने आप को डिफेंड कर सकता है, राइट। तो ये एक बेसिक लॉजिक है समन्स के पीछे का, बहुत ही, राइट। तो ऑब्वियसली समन क्या होता है? समन इज अ डॉक्यूमेंट issued by a court calling upon the defendant to appear and answer the plaint, right। तो एक्स प्लेंटिव है तो इसने क्या फाइल किया? ऑब्वियसली प्लेंट फाइल किया, ठीक है। तो इस प्लेंट का आंसर देने के लिए समन भेजा जाता है डिफेंडेंट को, राइट। सो इट इज एन इंटीमेशन सेंट बाय द कोर्ट टू डिफेंडेंट। ऑब्वियसली इंटीमेशन है, कोर्ट इन्फॉर्म कर रहा है डिफेंडेंट को, क्या बताते हुए? दैट अ सूट हैज बीन इंस्टीट्यूटेड अगेंस्ट हिम, कि आपके अगेंस्ट एक सूट इंस्टीट्यूट किया गया है। दूसरा, डेट एंड टाइम ऑफ अपीयरेंस, कि आप इस समय पे और इस डेट पे आपको अपीयर होना है कोर्ट के सामने, टू आंसर एंड रिबट द क्लेम्स मेड बाय द प्लेंटिफ, कि आपने जो प्लेंटिफ ने क्लेम किए हैं आप उनका आंसर देने के लिए इस डेट और इस टाइम पे इस कोर्ट में आप उपस्थित रहेंगे, राइट। अब अगर हम जनरल बात करें तो एक समन में क्या क्या होता है, क्या क्या होना चाहिए, राइट। तो एक समन में नेम होना चाहिए ऑफ द कोर्ट इशूइंग इट, जो कोर्ट समन इशू कर रहा है उस कोर्ट का नाम होना चाहिए, ऑब्वियसली तभी तो पता चलेगा ना कि कहाँ पे प्रेजेंट होना है, कहाँ जाना है, किस कोर्ट में केस फाइल हुआ है, राइट। प्रोविजन ऑफ लॉ, राइट, क्यों इशू किया गया है, किस लॉ के अंडर इशू किया गया है। दूसरा, नेम, डिस्क्रिप्शन एंड रेसिडेंस ऑफ द डिफेंडेंट, ठीक है। ऑब्वियसली जब नेम, डिस्क्रिप्शन एंड रेसिडेंस ऑफ द डिफेंडेंट, नेम एंड डिस्क्रिप्शन और ये सारी चीजें होंगी, एड्रेस होगा, तभी तो समन प्रॉपर्ली सर्व होगा। अगर एड्रेस ही गलत पड़ा हुआ है, उसमें नेम ही गलत है, तो समन प्रॉपर्ली सर्व कैसे होगा, राइट। देन कॉपी ऑफ प्लेंट। रूल 2 बात करता है ऑर्डर 5 में
कि समन के साथ एक कॉपी ऑफ प्लेंट भी अटैच्ड होनी चाहिए, ठीक है। फिर उसके अलावा अ क्लियर डायरेक्शन टू अपीयर बिफोर द कोर्ट, क्लियर डायरेक्शन टू अपीयर बिफोर द कोर्ट ईदर पर्सनली और थ्रू अ प्लीडर, राइट। क्लियर डायरेक्शन होता है कि भाई आप कोर्ट के सामने उपस्थित होइए पर्सनली या फिर एक प्लीडर के थ्रू, ठीक है। और क्या होता है, हालांकि सिविल लॉ में जनरली पर्सनली अपीयर होने के लिए कोर्ट इतनी जल्दी आदेश नहीं करता है, वो बहुत कम सिचुएशंस में ऐसा होता है करता है, आप एक प्लीडर के थ्रू भी अपीयर हो सकते हैं एज अ जनरल, राइट। अ क्लियर डायरेक्शन वेदर समन इज फॉर सेटलमेंट ऑफ इश्यूज ओनली और फॉर फाइनल डिस्पोजल ऑफ सूट, रूल 5, ऑर्डर 5, रूल 5, राइट। तो उसमें समन में एग्जैक्टली लिखा रहता है कि समन जो है किस लिए है, सेटलमेंट ऑफ इश्यूज के लिए है या फिर फाइनल डिस्पोजल ऑफ द केस के लिए, ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि केस में उतना सब्सटेंस नहीं होता है और वो पता होता है कि एक हियरिंग में खत्म हो जाएगा, तो उस केस में समन जो है वो क्लियरली मेंशन कर देता है कि भाई आपको फाइनल डिस्पोजल ऑफ द सूट के लिए आना है, आपके अगेंस्ट ये प्लेंट फाइल की गई है, राइट। बट जनरली समन होता है सेटलमेंट ऑफ इश्यूज के लिए, ठीक है। फिर अगर हम कोर्ट ऑफ स्मॉल कॉजेस की बात करें तो हमेशा समन जो होता है वो फाइनल डिस्पोजल ऑफ द सूट के लिए ही होता है, राइट। फिर डायरेक्शन टू प्रोड्यूस विटनेसेस इफ समन इज फॉर द फाइनल डिस्पोजल ऑफ सूट, राइट। डायरेक्शन टू प्रोड्यूस विटनेसेस इफ समन इज फॉर फाइनल डिस्पोजल ऑफ सूट, रूल 8, हाँ। और अगर समन फाइनल डिस्पोजल ऑफ सूट के लिए है तो आप विटनेसेस को लेके आएंगे, राइट। ऑर्डर टू प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट्स और कॉपीज, ये सारी चीजें बहुत ही बेसिक सी बातें हैं, राइट। कि अगर डिफेंडेंट आ रहा है फाइनल डिस्पोजल ऑफ सूट के लिए बात है तो वो क्या करेगा, अपने विटनेसेस साथ लेके आएगा, ठीक है, राइट। और डिफेंडेंट जब भी रिटन स्टेटमेंट फाइल करता है, जब भी कोर्ट के सामने आता है, तो वो हमेशा उन डॉक्यूमेंट और वो कॉपीज लेके आता है जिन पर डिफेंडेंट रिलाई करता है। फॉर एग्जाम्पल, जो ए ने बी के अगेंस्ट इलीगल पोसेशन का केस फाइल किया हुआ है कि बी ने मेरे घर पे इलीगल कब्जा कर रखा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे बी बोल रहा है कि भाई मेरा घर है, खुद का घर है ये, तो बी क्या करेगा, सेल डीड लेके आएगा, क्योंकि वो ये क्लेम रिवर्ट करना चाहता है। तो वो अपने घर की जो सेल डीड है, जो उसने घर खरीदा था, उस घर की सेल डीड लेके आएगा, ये बताते हुए कि भाई ये तो मेरा ही घर है, मैंने खरीदा हुआ है इतने पैसे देके ये घर, राइट। तो ऐसे केस में क्या होगा कि बी जो है सेल डीड प्रेजेंट करेगा कोर्ट के सामने। क्यों? क्योंकि वो सेल डीड पे रिलाई कर रहा है ये प्रूव करने के लिए कि उसका जो पोसेशन है वो इलीगल नहीं है, लीगल पोसेशन है और ये घर उसी का है, राइट। फिर उसके बाद डेट एंड टाइम ऑफ अपीयरेंस, ऑब्वियसली समन में लिखा होगा कि भाई आपको किस डेट पे कोर्ट के सामने आना है। सिग्नेचर ऑफ द जज एंड सील ऑफ कोर्ट, इंपॉर्टेंट है। सिग्नेचर ऑफ जज एंड जिसको जो कोर्ट समन जारी करता है उसकी सील होती है समन पे, राइट। फिर कॉपी ऑफ द प्लेंट अकम्पनिंग द समन, राइट। और ऑब्वियसली जो भी समन होगा, समन के साथ कॉपी ऑफ प्लेंट होगी। क्यों होगी? क्योंकि बहुत ही ऑब्वियस सी बात है, पता कैसे चलेगा कि क्या एलिगेशंस लगे हुए हैं, राइट। तो वो कॉपी ऑफ प्लेंट से ही पता चलेगा। फिर अब समन इशू कौन करता है? तो ऑब्वियसली जहां पे कोर्ट, वो कोर्ट जहां पे सूट क्या किया गया था, इंस्टीट्यूट किया गया था, ठीक है। द कोर्ट वेयर द सूट वाज इंस्टीट्यूटेड। नाउ व्हाट मस्ट कोर्ट स्क्रूटिनाइज? कोर्ट को क्या स्क्रूटिनाइज करना चाहिए कि कॉज ऑफ एक्शन जो है वो डिस्क्लोज हुआ है प्लेंट में या नहीं। फिर क्या लिमिटेशन पीरियड के अंदर अंदर प्लेंट फाइल की गई है। तो बेसिकली बात ये चल रही है कि समन इशू करने से पहले प्लेंट जब फाइल की जाती है तो कोर्ट क्या क्या चीजें उसमें देखता है कि वो समन इशू कर सके, राइट। तो वो ये समझता है कि क्या कॉज ऑफ एक्शन डिस्क्लोज हो रहा है प्लेंट में या नहीं, राइट। क्या लिमिटेशन पीरियड के अंदर अंदर प्लेंट फाइल हुई है। फिर और अगर ये दोनों चीजें नहीं है तो ऑब्वियसली प्लेंट एंटरटेन नहीं की जाएगी, राइट। इन केस इफ इट इज फाइल बियॉन्ड लिमिटेशन पीरियड, और अगर लिमिटेशन पीरियड के बियॉन्ड फाइल की जा रही है तो क्या इसमें कॉन्डोनेशन ऑफ डिले की एप्लीकेशन है। फॉर एग्जांपल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का केस था, 3 साल के अंदर अंदर आपको सूट फाइल करना होता है ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के केसेस में फ्रॉम द डेट ऑफ ब्रीच, और आप फाइल कर रहे हैं 3 साल के बाद, तो लिमिटेशन पीरियड के बियॉन्ड है, कोर्ट जनरली एंटरटेन नहीं करेगा। बट देन कॉन्डोनेशन ऑफ डिले हो सकता है। तो कॉन्डोनेशन ऑफ डिले के लिए क्या आपने एप्लीकेशन दी है अपनी प्लेंट के साथ कि ठीक है 3 साल से ज्यादा है, बट देन ये एक सफिशिएंट कॉज था जिस वजह से मैं प्लेंट फाइल नहीं कर पाया, राइट। फिर
कोर्ट ये देखता है कि क्या उसके पास जुरिस्डिक्शन है सूट को ट्राई करने का। हमने पढ़ा है कि अगर जुरिस्डिक्शन नहीं है कोर्ट के पास किसी सूट को ट्राई करने का, किसी केस को ट्राई करने का, तो उस केस में क्या होता है, उस केस में कोर्ट प्लेंट रिटर्न कर देता है टू बी प्रेजेंटेड इन द प्रॉपर कोर्ट, राइट। उसी तरीके से अगर कॉज ऑफ एक्शन डिस्क्लोज नहीं हो रहा होता है तो प्लेंट क्या कर दी जाती है, प्लेंट रिजेक्ट कर दी जाती है अंडर ऑर्डर 7 रूल 11, ठीक है। फिर उसके बाद वेदर द टाइटल ऑफ द प्लेंट कंप्लीटली डिस्क्लोजेस द आइडेंटिटी ऑफ प्लेंटिफ एंड डिफेंडेंट। तो जो टाइटल है प्लेंट का, क्या वो प्लेंटिफ और डिफेंडेंट की आइडेंटिटी डिस्क्लोज कर रहा है, राइट। पता तो चलना चाहिए ना कि कौन केस फाइल कर रहा है, किसके अगेंस्ट केस फाइल किया जा रहा है, ये तो क्लियर होना चाहिए। फिर वेदर द प्लेंटिफ हैज ड्यूली साइंड एंड वेरीफाइड द प्लेंट एंड वेदर द प्लीडर हैज डन सो। तो बेसिकली सारी फॉर्मेलिटीज और सारी जो चीजें हैं, जो प्लेंट की रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या वो फुलफिल हो रही हैं या नहीं हो रही हैं, कोर्ट ये देखेगा समन इशू करने से पहले। और अगर कोई ऐसी चीज है जो उसमें कोई ऑब्जेक्शन है, राइट, तो वो ऑब्जेक्शन क्या करा जाएगा, ऑब्जेक्शन को रिमूव किया जाएगा एंड ओनली आफ्टर दैट सूट इज एंटर्ड इन द रजिस्टर्ड एंड सूट नंबर इज गिवन। तो देखिए, एक अगर हम सेक्शन 27 देखते हैं, राइट, अगर हम सेक्शन 27 पढ़ें तो सेक्शन 27 में एक वर्ड आता है वेयर अ सूट हैज बीन ड्यूली इंस्टीट्यूटेड, राइट। तो ये जो ड्यूली इंस्टीट्यूटेड का क्या मतलब है, ड्यूली इंस्टीट्यूटेड का मतलब है कि सूट को सूट नंबर दे दिया गया है, राइट, और वो जो प्लेंट है वो प्रॉपर है, कोई ऑब्जेक्शन नहीं है उसमें, कोई भी फॉर्मेलिटी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, राइट। जो भी रिक्वायरमेंट है लॉ की, वो सारी रिक्वायरमेंट्स क्या हो गई हैं, ऑल रिक्वायरमेंट्स आर फुलफिल्ड, राइट। Now, where a suit has been duly instituted, a summon may be issued to the defendant to appear. समन क्या किया जा सकता है, इशू किया जा सकता है डिफेंडेंट को अपीयर होने के लिए और क्लेम आंसर करने के लिए, राइट। और ये एंड इट मे बी सर्व्ड इन द मैनर प्रिस्क्राइब्ड ऑन सच डे नॉट बियॉन्ड 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट। तो बेसिकली जब सूट इंस्टीट्यूट हुआ है उसके 30 दिन के अंदर अंदर आपको क्या, कोर्ट को क्या करना पड़ेगा, समन भेजना पड़ेगा, राइट। 27 ये बोलता है, इस चीज को क्लैरिफाई किया सेलम एडवोकेट बार एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2005 में सुप्रीम कोर्ट ने, कि सेक्शन 27 मींस दैट समन्स मस्ट बी इशूड बाय द कोर्ट विद इन 30 days ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ द प्लेंट। तो जिस दिन से प्लेंट इंस्टीट्यूट हुई उस दिन से 30 दिन के अंदर अंदर क्या करना पड़ेगा, कोर्ट को समन इशू करना पड़ेगा, राइट। तो अभी तक हमने ये समझा कि समन होता क्या है, समन के कंटेंट्स क्या क्या होते हैं, एक समन में क्या क्या होना चाहिए, फिर समन इशू करने के लिए क्या रिक्वायरमेंट कोर्ट को फुलफिल करनी होगी। तो एक सबसे बड़ी चीज होती है कि जो प्लेंट है वो प्रॉपरली फाइल की गई हो, उसमें कोई ऑब्जेक्शन ना हो, जो भी ऑफिस ऑब्जेक्शंस वगैरह रेज किए गए हैं वो करेक्ट किए जा चुके हो, राइट। तो उसके बाद कोर्ट क्या करता है, कोर्ट समन जारी करता है डिफेंडेंट को। अब बात आती है सेक्शन 29 की, सर्विस ऑफ फॉरेन समन्स। तो बेसिकली एक ऐसा सिविल और रेवेन्यू कोर्ट जो इस्टेब्लिश हो किसी भी पार्ट ऑफ इंडिया में, बट जिसपे सीपीसी अप्लाई नहीं होता हो, ठीक है। तो अगर हम सीपीसी जो हमने शुरुआत में पढ़ा था तो हमने वहीं पे पढ़ लिया था कि जो 6 शेड्यूल में जो एरियाज अभी एट प्रेजेंट दिए गए हैं, मेघालय को छोड़ के, मेघालय ने कुछ टाइम पहले, मैंने आपको एक्सप्लेन किया है प्रॉपरली इसका जो एप्लीकेशन है सीपीसी का बहुत डिटेल में, तो मेघालय में कुछ समय पहले मेघालय की गवर्नमेंट ने सीपीसी एक्सटेंड कर दिया है, राइट, ट्राइबल एरियाज में भी। पर उसके अलावा जैसे नागालैंड है, नागालैंड में सीपीसी अभी अप्लाई नहीं होता है। तो उस केस में क्या होगा, ऐसे केसेस में भी हम उनको क्या मानेंगे, जो एक समन है वो प्रॉपरली सर्व माना जाएगा कि अगर कोई भी, मान लो कोई भी सिविल और रेवेन्यू कोर्ट नागालैंड में जो है, राइट, वो समन भेजता है किसी और कोर्ट को इंडिया में जहां पे सीपीसी अप्लाई होता है, तो वो प्रॉपर सर्विस ऑफ समन होगी, राइट। फिर एनी सिविल और रेवेन्यू कोर्ट एस्टैब्लिश्ड और कंटिन्यूड बाय अथॉरिटी ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट आउटसाइड इंडिया, ठीक है। तो ये बेसिकली बात कर रहा है कि कोई सिविल और रेवेन्यू कोर्ट जो भारत सरकार कहीं देश के बाहर एस्टैब्लिश कर सकती है, या फिर और एनी अदर सिविल और रेवेन्यू कोर्ट आउटसाइड इंडिया टू विच द सेंट्रल गवर्नमेंट has by notification in the official gazette declared the provisions of this section to apply may be sent to the courts in the territories
to which this code extends and served as if they were summons issued by such courts, right? तो बेसिकली 29 ये बताता है कि इन तीनों ही केसेस में, ऐसे केसेस में कि वो जो कोर्ट इंडिया में है बट देन उन पे सीपीसी अप्लाई नहीं होता, ठीक है, तो ऐसे केसेस में वहां के जो कोर्ट्स हैं वो समन भेज सकते हैं उन कोर्ट्स को जहां पे सीपीसी अप्लाई होता है, मतलब मेन लाइन इंडिया में कि इंदौर में भेज दिया समन, इंदौर के कोर्ट को नागालैंड के कोर्ट ने समन भेज दिया, तो वो किया जा सकता है, और वाइस वर्सा इज ऑल्सो ट्रू, इंदौर का कोर्ट नागालैंड में समन भेज सकता है, राइट। फिर उसी तरीके से कोई सिविल और रेवेन्यू कोर्ट अगर भारत सरकार इस्टेब्लिश करती है इंडिया के बाहर, राइट, तो वो कोर्ट भी इंडियन कोर्ट्स को समन भेज सकता है और इंडियन कोर्ट्स वहां पे समन भेज सकते हैं। और उसी तरीके से कोई सिविल और रेवेन्यू कोर्ट इंडिया के बाहर जो भारत सरकार ने एस्टैब्लिश नहीं किया है बट सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक नोटिफिकेशन के थ्रू ऑफिशियल गैजेट में डिक्लेयर किया है कि सेक्शन 29 अप्लाई हो सकता है उस कोर्ट को भी, तो क्या किया सकता है, भारत के जो कोर्ट्स हैं वो उन भारत के जो कोर्ट्स हैं वो ऐसे कोर्ट्स को समन भेज सकते हैं, राइट, जैसे कि ये जो समन है प्रॉपरली उन्हीं कोर्ट ने इशू किए हों, राइट। तो बेसिकली 29 ये तीन चीजें कहता है, राइट। एक बार आप इसको खुद से भी रीड करेंगे, आई थिंक क्लियर हो जाएगा, इसमें कोई बहुत डिफिकल्टी वाली बात है नहीं, राइट। फिर 30 पावर टू ऑर्डर डिस्कवरी एंड द लाइक। नाउ देखो सेक्शन 30 में सबसेक्शन ए और सबसेक्शन सी कुछ अलग अलग चीजों के बारे में बात करते हैं। समन से जो स्पेसिफिकली डील करता है वो 30 का बी डील करता है, बट हम देखते हैं कि 30 बोल क्या रहा है। पावर टू ऑर्डर डिस्कवरी एंड द लाइक, इट सेज subject to such conditions and limitations as may be prescribed, the court may at any time either of its own motion or on the application of any party make such orders as may be necessary or reasonable in all matters relating to the delivery and answering of interrogatories, admission of document and facts, right? ठीक है, तो अब क्या कर सकता है कोर्ट? ये सेक्शन 30 ये बोल रहा है कि कोर्ट जो है खुद से या अगर कोई पार्टी एप्लीकेशन देती है इस मामले में तो वो इंट्रोगेटरीज इशू कर सकता है, डॉक्यूमेंट्स मंगा सकता है, राइट, डिस्कवरी या इंस्पेक्शन के लिए ऑर्डर कर सकता है, ये सारे काम कर सकता है, राइट। इंट्रोगेटरीज क्या होती हैं इसमें, शायद आपको बाकी सब चीजें तो बाकी सारे वर्ड्स तो आपको क्लियर होंगे, इंट्रोगेटरीज एक बार मैं समझा देता हूँ। इंट्रोगेटरीज बेसिकली होता है कि जब एक पार्टी दूसरी पार्टी से लिखित में क्वेश्चंस पूछती है, राइट, तो एक पार्टी दूसरी पार्टी से केस के संबंध में क्वेश्चंस पुट अप करती है, राइट, तो उसको हम कहते हैं इंटरोगेटरीज इशू करना, ठीक है। तो सेक्शन 30 में आप ये समझ सकते हैं कि कोर्ट जो है खुद से या पार्टी के एप्लीकेशन पे इंटरोगेटरीज इशू कर सकता है, राइट, किसी को कोई डॉक्यूमेंट्स लेके आने के लिए कह सकता है, राइट। अब जैसे बी है इशू समन्स, अब देखिए समन्स किस किस चीज के लिए होते हैं, अभी तक हमने पढ़ा कि समन जो है डिफेंडेंट को दिए जा रहे थे, राइट, ताकि वो उसके अगेंस्ट जो प्लेंट फाइल की गई है उसका आंसर कर सके। तो कोर्ट क्या कर सकता है, समन इशू कर सकता है टू पर्सन्स हुज अटेंडेंस इज रिक्वायर्ड ईदर टू गिव एविडेंस और टू प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट्स और सच अदर ऑब्जेक्ट्स, राइट। तो कोर्ट क्या कर सकता है, समन इशू कर सकता है, किस लिए, किसी ऐसे इंसान को जो कोर्ट को लगता है कि इसको कोर्ट के सामने आके स्टेटमेंट देना चाहिए या एविडेंस देना चाहिए या फिर कोई डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करने चाहिए या फिर कोई और भी पर्पज हो, कोर्ट जो है किसी को भी बुला सकता है, राइट। तो हमने क्या देखा, समन कब कब इशू कर सकते हैं, समन डिफेंडेंट को भी इशू कर सकते हैं और समन एनी अदर पर्सन को भी, किसी और इंसान को भी कोर्ट इशू कर सकता है, ठीक है, उसका एविडेंस रिकॉर्ड करने के लिए। उसको कोर्ट ये बोल सकता है कि आप ये डॉक्यूमेंट आपके पोजेशन में है, आप ये डॉक्यूमेंट लेके आइए। फॉर एग्जांपल कोई इंसान एक सेल डीड लेके आ गया, अब सामने वाली पार्टी बोल रही है कि भाई ये तो फर्जी सेल डीड है, ये डुप्लीकेट, ये जो सेल डीड है ये जेन्युइन नहीं है। तो कोर्ट जो है रजिस्ट्रार ऑफ, जो डेप्यूटी रजिस्ट्रार्स होते हैं जो रजिस्ट्री का काम करते हैं, राइट, उनको बुला सकता है और बोल सकता है कि भाई ये बताइए सेल डीड की ऑथेंटिसिटी क्या है, राइट। तो कोर्ट किसी को भी ऑर्डर कर सकता है, ठीक है, और उन्हें वहां पे आना पड़ेगा, राइट। फिर 31 बात करता है
summons to witnesses. The provisions in section 27, 28 and 29 shall apply to summons to give evidence or to produce documents or other material objects. तो जो witnesses हैं उनको भी समन दिया जा सकता है कि भाई कोर्ट समन भेजता है ना कि मान लीजिए x एंड y के बीच में कोई केस चल रहा है और x चाहता है कि z को बुलाया जाए एज विटनेस, राइट? तो कोर्ट क्या करेगा? कोर्ट z को एक समन भेजेगा और बोलेगा कि आप कोर्ट में आइए और अपना बयान दीजिए, इस पर्टिकुलर बात पे अपना स्टेटमेंट दीजिए, राइट? अब आता है सेक्शन 32, राइट, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से. ये पूछ लिया जाता है कि भाई समन्स में, समन अगर आपने किसी कोर्ट ने जारी किया है किसी को और वो इंसान उस अटेंड नहीं करता है तो उसकी अटेंडेंस को कंपेल करने के लिए, उसकी अटेंडेंस को इंश्योर करने के लिए कोर्ट के पास क्या ऑप्शंस हैं, ठीक है? तो देखिए, वारंट इशू किया जा सकता है अगर कोई समन में नहीं आता है तो, ठीक है? जनरली ऐसा नहीं होता है कि कोर्ट एक बार समन जारी करे और जो जिसको समन इशू किया गया है वो नहीं आए तो आप कोर्ट तुरंत वारंट जारी कर दे, ऐसा नहीं होता है. अगर 2-3 बार रिपीटेडली समन जारी किया गया और वो इंसान नहीं प्रेजेंट हो रहा है तो उस केस में फिर कोर्ट के पास ऑप्शन है कि वो अरेस्ट वारंट इशू कर सकता है. फिर अटैच एंड सेल हिज प्रॉपर्टी. तो कोर्ट क्या कर सकता है? अटैच कर सकता है उस इंसान की प्रॉपर्टी और उसको बेच सकता है, राइट? फिर दूसरा, फाइन इंपोज कर सकता है नॉट एक्सीडिंग 5,000 रुपीज. ये क्वेश्चन प्री में बहुत आता है, आप इसको ध्यान रखिएगा, राइट? कि एक तो ये सारी चीजें भी पूछी जाती हैं, प्लस इसमें स्पेसिफिकली पूछा जाता है कि कितना फाइन इंपोज कर सकता है कोर्ट, राइट? तो ये ध्यान रखिएगा 5,000 रुपीज. फिर उसके और क्या कर सकता है? ऑर्डर कर सकता है सिक्योरिटी फर्निश करने के लिए कि आप कोर्ट के सामने अपीयर होंगे और अगर आप अपीयर नहीं होंगे तो आपकी सिक्योरिटी फॉरफिट कर ली जाएगी. पर अगर वो फिर भी नहीं आता है, राइट, तो उसके बाद क्या किया सकता है? उसको सिविल प्रिजन में डाला जा सकता है, राइट? तो ये 4 तरीके हैं जिससे समन जो है वो समन ऑर्डर एनफोर्स किया जाता है, समन एनफोर्स किया जाता है, राइट? अब अपीयरेंस ऑफ द डिफेंडेंट. तो देखिए, रूल 1, सब रूल 2, रूल 3 एंड रूल 4, राइट? मैंने यहाँ पे आपको बिल्कुल टॉपिक वाइज पढ़ाया है, सारे रूल्स को एक साथ कनेक्ट करके, राइट? तो आई थिंक इससे आपको ज्यादा बेहतर समझ आएगा, ठीक है? तो अब अपीयरेंस ऑफ डिफेंडेंट क्या बात है? अपीयरेंस ऑफ डिफेंडेंट का क्या मतलब है? तो ऑब्वियसली जब डिफेंडेंट को समन इशू किया गया है, उसके खिलाफ उसको पता चला कि प्लेन फाइल की गई है और उसको कोर्ट के सामने प्रेजेंट होना है, तो डिफेंडेंट क्या कर सकता है? वो खुद से भी आ सकता है और एक प्लीडर के थ्रू भी आ सकता है. हमने इनिशियली जब पढ़ा था सिविल और क्रिमिनल लॉ का डिफरेंस, जब हम देख रहे थे, जब सीपीसी की शुरुआत हुई थी, तो उसमें हमने ये पढ़ा था कि सिविल लॉ में और क्रिमिनल लॉ में एक मेजर डिफरेंस ये भी होता है कि सिविल में अनलेस स्पेसिफिकली टोल्ड दैट यू हैव टू अपीयर इन पर्सन, ठीक है? अगर एक्स को ये बोला गया है, मान लीजिए एक्स डिफेंडेंट है, उसको ये कोर्ट बोलता है कि नहीं आपको प्रेजेंट होना होगा इन पर्सन, खुद आप ही आएंगे तो ही एक्स आएगा, अदरवाइज वो प्लीडर को, एजेंट को, किसी को भी भेज सकता है. पर क्रिमिनल लॉ में ऐसा नहीं होता. क्रिमिनल लॉ में एज ए जनरल रूल जो अक्यूज होता है उसको कोर्ट के सामने प्रेजेंट होना होता है, राइट? केवल एक्सेप्शनल केसेस में ही उसको प्रेजेंट होने से छूट दी जाती है, राइट? तो अब अगर एक समन गया है डिफेंडेंट को तो उसके पास क्या ऑप्शन है? तो उसके पास ये ऑप्शन है कि वो इन पर्सन भी अपीयर हो सकता है और एक प्लीडर के थ्रू भी अपीयर हो सकता है, राइट? तो प्लीडर जिसको फैक्ट्स ऑफ द सूट पता है, सारे फैक्ट्स पता है सूट के, अगर प्लीडर को सारे फैक्ट्स नहीं पता है तो क्या हो सकता है? द प्लीडर कैन बी अकम्पनीड बाय समबडी हु नोज ऑल द फैक्ट्स ऑफ द केस एंड इज एबल टू आंसर द क्वेश्चंस, राइट? अगर उसको नहीं पता है, उसको प्लीडर को ऐसा लगता है कि कुछ फैक्ट्स ऐसे हैं जो मुझे जानकारी नहीं है, तो ऐसे केस में प्लीडर को कौन अकम्पनी करेगा? एक ऐसा व्यक्ति जिसको उस केस के फैक्ट्स के बारे में पूरी जानकारी हो और वो क्वेश्चंस का आंसर कर सके जब कोर्ट उससे पूछे, राइट? फिर wherever it appears to the court that the personal appearance of the defendant, right? पर्सनल अपीयरेंस जो है डिफेंडेंट की वो जरूरी है फॉर प्रॉपर एडजुडिकेशन ऑफ द क्लेम्स, कोर्ट क्या कर सकता है? इट मे ऑर्डर देम टू अपीयर इन पर्सन ऑन सच डेट एंड टाइम एज समन्स में स्पेसिफाई, राइट?
तो कोर्ट ऐसे केस में क्या कर सकता है, कोर्ट फिर बोलेगा डिफेंडेंट को कि आप इन पर्सन अपेयर होइए, राइट। तो जनरली क्या होगा, एक प्लीडर के थ्रू अपेयर किया जा सकता है, राइट। ये हम जब हमने ऑर्डर 3 पढ़ा था तब भी हमने पढ़ा था, राइट। मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था ये कि प्लीडर के थ्रू अपेयर हो सकता है, राइट। अगर प्लीडर को सारी चीज़ें नहीं पता है तो प्लीडर प्लस कोई एजेंट या कोई भी व्यक्ति जिसको सारी जानकारी हो उसके थ्रू अपेयर हो सकता है। या फिर अगर कोर्ट ये बोलता है कि नहीं मैंडेटरली आपको प्रेजेंट इन पर्सन ही होना है तो फिर वो इन पर्सन प्रेजेंट होगा, राइट। अब मान लीजिए प्लीडर जो है वो अपियर हुआ पर वो आंसर ही नहीं कर पा रहा है, राइट, या मना कर दे रहा है आंसर करने से, तो क्या जो भी क्लेम्स है सामने वाली पार्टी के, जो भी क्वेश्चंस कोर्ट पूछ रहा है, तो क्या होगा। तो अगर प्लीडर रिफ्यूज कर रहा है या जो दूसरा व्यक्ति जिसको फैक्ट्स ऑफ द केस पता है वो रिफ्यूज कर रहा है या फिर वो आंसर नहीं कर पा रहा है, तो ऐसे केस में कोर्ट क्या करता है, पार्टी को अब बोल देता है कि आप इन पर्सन अपेयर हुई है, जो भी हमने डिस्कस किया, राइट। तो अगर राइट तो ये एक सिचुएशन होती है कि जहां पे कोर्ट ये बोलता है पार्टी को कि नहीं आप इन पर्सन अपेयर होंगे, जहां पे उसका प्लीडर, पार्टी का प्लीडर या फिर जो दूसरा व्यक्ति है who is supposed to be answering the questions put up by the court, अगर वो मना कर देता है तो ऐसे केस में क्या होता है, कोर्ट उस व्यक्ति को इन पर्सन अपियर होने के लिए कह देता है। अब कॉन्सिक्वेंस ऑफ नॉन अटेंडेंस, मान लीजिए कोर्ट ने आपको बोला कि आप इन पर्सन अपियर होइए, ठीक है, इन पर्सन अपियर हुई पर आप अपियर ही नहीं होते हैं, ठीक है, विदाउट एनी कॉज अपियर नहीं होते हैं, आप कोई सफिशिएंट रीजन भी नहीं बता पाते हैं कि आप अपियर क्यों नहीं हुए। तो ऐसे केस में कोर्ट क्या कर सकता है, अगर आप प्लेंटिफ हैं तो कोर्ट आपका सूट डिसमिस कर सकता है, और अगर आप डिफेंडेंट हैं तो कोर्ट एक्स पार्टे डिक्री ग्रांट कर सकता है, राइट। दो ऑप्शंस हैं कोर्ट के पास। अगर आप प्रेजेंट नहीं हुए इन पर्सन तो देखिए इसको हमने ऑर्डर 9 रूल 12, इसका कॉन्सिक्वेंस कहाँ दिया गया, अभी हम पढ़ रहे हैं ऑर्डर 5, बट देन नॉन अपीयरेंस का कॉन्सिक्वेंस कहाँ दिया है, ऑर्डर 9 रूल 12 में दिया गया है, तो उसको भी हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं, राइट। ये एक तरीका होता है कि आप जो प्रोविजंस हैं आप उनको रिलेट करके पढ़ें, राइट। तो उससे आपको एक प्रॉपर स्टोरी के फॉर्म में आपको समझ आता है कि जो फ्लो है वो कैसा है। कोर्ट ने क्या किया, समन जारी किया, डिफेंडेंट अपेयर हुआ, अगर डिफेंडेंट प्लीडर के थ्रू अपेयर हो सकता है या फिर इन पर्सन अपेयर हो सकता है। कोर्ट ने बोला कि प्लीडर प्रॉपरली आंसर नहीं कर रहा है, आप इन पर्सन अपेयर हुए, उसने मना कर दिया। जब उसने मना कर दिया, राइट, तो उस केस में क्या हुआ, कोर्ट ने जब इन पर्सन अपेयर होने के लिए बोला तो वो इंसान या तो इन पर्सन अपेयर हुआ और या नहीं हुआ, और अगर नहीं हुआ कोर्ट के ऑर्डर करने के बावजूद तो फिर क्या होगा, उसके कॉन्सिक्वेंसेज हमें देखने होंगे। तो वो कॉन्सिक्वेंसेज ऑर्डर 9 रूल 12 में दिए गए हैं, राइट। तो अगर वो व्यक्ति प्लेंटिफ है तो कोर्ट उसका सूट डिसमिस कर देगा, और अगर वो डिफेंडेंट है तो प्लेंटिफ के फेवर में एक्स पार्टे डिक्री दे सकता है कोर्ट, राइट। दे सकता है, मैंडेटरी है ऐसा नहीं है, राइट। तो कोर्ट के पास ये ऑप्शंस होते हैं, राइट। क्या और कोर्ट क्या कर सकता है वो हम अभी डिस्कस करेंगे, ठीक है। फिर कोई भी पार्टी जो है कोर्ट उसको इन पर्सन अपियर होने के लिए नहीं बोलेगा अनलेस वो रेसिडेंट है विद इन सर्टेन लिमिट्स, राइट। हालांकि अब इस प्रोविजन का उतना मतलब नहीं है, क्योंकि मतलब बहुत हद तक जो कन्वेंस के जो मीन्स हैं, कम्यूट के जो मीन्स हैं वो अब इंडिया में बेटर हो गए हैं, राइट। तो ये उस टाइम पे जब सीपीसी बना तब सिचुएशन ऐसी थी, इस वजह से इन प्रोविजंस को डाला गया, राइट। तो कोर्ट क्या करेगा, कोर्ट ऑर्डर नहीं करेगा किसी भी पार्टी को अपियर इन पर्सन अनलेस ही रिसाइड्स विद इन द लोकल लिमिट्स ऑफ ऑर्डिनरी ओरिजिनल जुरिसडिक्शन ऑफ कोर्ट, राइट, एंड इफ आउटसाइड सच लिमिट्स, राइट। एक तो वो व्यक्ति क्या होना चाहिए, कोर्ट के ऑर्डिनरी ओरिजिनल सिविल जुरिसडिक्शन में, ऑर्डिनरी ओरिजिनल जुरिसडिक्शन में होना चाहिए, या फिर अगर वो ओरिजिनल जुरिसडिक्शन में नहीं रह रहा है, आउटसाइड सच लिमिट से रह रहा है, तो कितना दूर होना चाहिए, 50 माइल से ज्यादा नहीं होना चाहिए फ्रॉम कोर्ट, राइट। उसकी जो डिस्टेंस है वो कोर्ट से 50 माइल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। पर अगर या फिर 200 माइल्स तक अगर वो रह रहा है तब भी कोर्ट ऑर्डर कर सकता है। पर कब, जब पब्लिक कन्वेंस इज अवेलेबल फॉर 5/6 ऑफ डिस्टेंस, मतलब 200 माइल्स से अगर आप बुला रहे हो तो क्या होना चाहिए, 5/6,
राइट, लगभग 165-166 माइल्स जो है यहाँ पे कोई पब्लिक कन्वेंस अवेलेबल होना चाहिए जिससे कि वो व्यक्ति ट्रैवल कर सके, राइट। हालांकि इन चीज़ों का अभी कोई बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल एप्लीकेशन नहीं है। कोर्ट अगर किसी को चाहे तो वो इन पर्सन अपीयर होने के लिए ऑर्डर कर सकता है और कोई इस तरह का की प्रॉब्लम नहीं होती है, राइट। अब हम देखते हैं कुछ ऐसे लोग हैं जिनको एग्जेम्प्ट किया है सीपीसी के थ्रू पर्सनली अपीयर होने से कोर्ट के सामने, तो उसके लिए हमें रेफर करना पड़ता है सेक्शन 132 एंड सेक्शन 133 ऑफ सीपीसी, राइट। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविजंस हैं और ये कोर्ट और ये एग्जाम्स में अक्सर पूछे जाते हैं, राइट। तो अब सेक्शन 132 क्या बात करता है, ठीक है। तो सेक्शन 32 बताता है कि कुछ सर्टेन एग्जेम्पशन ऑफ सर्टेन विमेन फ्रॉम पर्सनल अपीयरेंस की, हम इसको देखते हैं। इट सेज विमेन हु अकॉर्डिंग टू द कस्टम्स एंड मैनर्स ऑफ द कंट्री ought not to be compelled to appear in public shall be exempt from personal appearance in court, okay। तो देखिए ये बोल रहा है कि वो विमेन जो कि कस्टम्स के हिसाब से, राइट, इंडिया में अलग अलग कल्चर्स हैं और वहाँ पे कई कल्चर्स में ऐसा है और पहले ऐसा काफ़ी ज़्यादा होता था कि जो विमेन हैं वो कुछ विमेन पर्दा नशीन विमेन की कैटेगरी में आती थी, राइट, अभी भी आती हैं पर्दा नशीन विमेन, मतलब जो पब्लिक में नहीं जाती, राइट, पब्लिक में अपीयर नहीं होती, पब्लिक में अपना चेहरा नहीं दिखाती। तो इस तरह से अगर इस कोई कस्टम्स के थ्रू कोई वुमन जो है वो इस कैटेगरी में आती है तो कोर्ट उसको पर्सनल अपीयरेंस के लिए नहीं बोलेगा कि आप आके कोर्ट में अपीयर हुई, राइट। फिर अब इसका सबसेक्शन 2 क्या कह रहा है, इट सेज नथिंग है। तो आप यहाँ पे पर्सनल अपीयरेंस आप सर्टेन विमेन की जगह आप यहाँ पे समझ सकते हो एक तरीके से पर्दा नशीन विमेन, ठीक है। पर्दा नशीन विमेन वो होती हैं जो पर्दे में रहती हैं और पब्लिक के सामने अपीयर नहीं होती, राइट। फिर पहले क्या होता था, जब पर्दा नशीन विमेन होती थी तो उस केस में अगर उनका ट्रायल वगैरह होना है या उनका मान लीजिए एविडेंस लिया जाना है तो उस केस में क्या क्या होता था, उनको अगर विटनेस के तौर पर बुलाया जाना है तो जनरली उनको अगर उनका मान लीजिए स्टेटमेंट लेना है तो उनको एक्चुअल में वो कोर्ट के सामने अपीयर नहीं होती थी, उनको कहीं किसी चीज़ से हाइड करके उनको खड़ा कर दिया जाता था पीछे और उनकी फैमिली का ही कोई एक इंसान उनको रिकॉग्नाइज करता था और ये टेस्टिफाई करता था कि ये वही मैडम है जिनको कोर्ट ने बुलाया है। तो इससे क्या होता था कि उनकी जो आइडेंटिटी है वो इस्टेब्लिश हो जाती थी और फिर उनका स्टेटमेंट ले लिया जाता था। हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने कई केसेस में ऐसा किया है, जब हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने जब इंडिया में हियरिंग की, राइट, तो उस केस में एक तो वहाँ पे कोर्ट ने क्या किया, कोर्ट ने हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने इस तरीके से भी जो एविडेंसेस हैं वो लिए गए थे, राइट। ये एक जनरल इन्फॉर्मेशन है, इसका इससे कुछ लेना देना नहीं है, बस आप ये याद रख सकते हैं कि 132 पर्दा नशीन वुमेन जो हैं उनको अपीयर होने से रोकता है, उनको अपीयर होने से एग्जाम करता है पर्सनली, राइट, कोर्ट में। फिर इट सेज नथिंग हियरिन कंटेन्ड शैल बी डीम्ड टू एग्जेम्प्ट सच वुमेन फ्रॉम अरेस्ट इन एग्जीक्यूशन ऑफ सिविल प्रोसेस in case in which the arrest of women is not prohibited by this code, right। सिंपल सी बात है। तो ये कह रहा है कि सबसेक्शन 1 में जो लिखा है वो जो पर्दा नशीन वुमेन है उनको अरेस्ट होने से नहीं रोकेगा इन एग्जीक्यूशन ऑफ सिविल प्रोसेस इन एनी केस इन विच द अरेस्ट ऑफ विमेन इज नॉट प्रोहिबिटेड बाय दिस कोड। तो बेसिकली क्या होता है, जो मनी डिक्री के केसेस होते हैं उनमें जो विमेन हैं उनकी अरेस्ट नहीं हो सकती फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री, राइट। कौन से केसेस में, मनी डिक्री के केसेस में, राइट। उसके अलावा अगर आपको कोई डिक्री एग्जीक्यूट करनी है तो उसमें आप अरेस्ट कर सकते हो। तो सबसेक्शन 2 ये बोलता है कि सबसेक्शन 1 में जो कुछ भी लिखा हुआ है वो केवल पर्सनल अपीयरेंस से उनको मुक्त करता है, पर अगर एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री के लिए विमेन को अरेस्ट किया जाना है, राइट, और जहां पे अलाउड है सीपीसी के थ्रू एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री में अरेस्ट करना, वहां पे उनको अरेस्ट किया जा सकता है, भले ही वो पर्दा नशीन विमेन क्यों ना, राइट। वो इससे अरेस्ट से एग्जेम्प्टेड नहीं है इन एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री।
अब सेक्शन 133 कुछ और लोगों के बारे में बात करता है, कुछ और कैटेगरीज के बारे में बात करता है जो एंटाइटल्ड हैं एंटाइटल्ड हैं टू एग्जेम्पशन फ्रॉम पर्सनल अपीयरेंस इन कोर्ट, राइट? कौन कौन? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, स्पीकर ऑफ हाउस ऑफ पीपल मतलब लोकसभा, राइट? फिर मिनिस्टर्स ऑफ द यूनियन मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के जो मिनिस्टर्स होते हैं, फिर जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। अब उसी तरीके से अगर आप देखोगे तो बहुत आसानी से आप याद कर सकते हो, राइट? अगर हम सेंटर की बात करें तो सेंटर में ऑब्वियसली टॉप पे कौन होता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होता है, फिर वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, ठीक है? फिर स्पीकर हाउस ऑफ द पीपल, हालांकि थर्ड में प्राइम मिनिस्टर आता है जब हम ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस की बात करते हैं। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वाइस प्रेसिडेंट, फिर स्पीकर ऑफ हाउस ऑफ पीपल, लोकसभा का स्पीकर हो गया। फिर राज्यसभा का चेयरमैन क्यों नहीं लिखा हुआ है? क्योंकि वाइस प्रेसिडेंट यहाँ पे लिखा हुआ है और वाइस प्रेसिडेंट ही एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा होता है, राइट? तो फिर उसके बाद मिनिस्टर्स ऑफ द यूनियन। अब ये मिनिस्टर्स ऑफ द यूनियन इंक्लूड्स प्राइम मिनिस्टर, राइट? और उसी तरह से जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो जैसा सेंटर में है वैसा ही आप देखेंगे कि स्टेट में भी उसी तरीके से दिया हुआ है। स्टेट में जो हाईएस्ट पोजीशन होती है वो कौन होती है? गवर्नर होती है, गवर्नर, राइट? फिर स्पीकर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज, स्पीकर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल। स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज क्या होती हैं? विधानसभा होती हैं, राइट? तो विधानसभा का जो स्पीकर है। और फिर चेयरमैन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, इसको विधान परिषद कहते हैं। और ये सारे स्टेट्स में नहीं है, इंडिया में केवल 6 स्टेट्स हैं जहां पे लेजिस्लेटिव काउंसिल है, राइट? तो इनके जो चेयरमैन होते हैं ये एक तरीके से जैसे सेंटर में राज्यसभा होती है उसी तरीके से लगभग हाउस ऑफ एल्डर्स ही होती है स्टेट्स में। 6 स्टेट्स में लेजिस्लेटिव काउंसिल भी है, वहां पे बाई कैमरल लेजिस्लेचर है, वहां पे 2 हाउसेज हैं, राइट? और इंडिया में मोस्ट ऑफ द स्टेट्स में केवल लेजिस्लेटिव असेंबली है, ठीक है? फिर मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट्स, तो जो स्टेट गवर्नमेंट में मिनिस्टर होते हैं वो, राइट? फिर उसके बाद जजेस ऑफ हाई कोर्ट्स, तो वहां पे अगर हम देखें तो जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट था और इधर क्या है? जजेस ऑफ हाई कोर्ट्स, ठीक है? एंड द पर्सन टू हुम सेक्शन 87B अप्लाइज, तो इसमें आते हैं रूलर्स ऑफ फॉर्मर इंडियन स्टेट्स। अब प्रैक्टिकली इसका कोई मतलब नहीं है, राइट? ये जो स्पेशल प्रिविलेजेस थे वो अब एप्लीकेबल नहीं है, राइट? नाउ वेयर एनी पर्सन claims the privilege of such exemption and it is consequently necessary to examine him by commission, he shall pay the cost of that commission unless the party requiring his evidence pays such cost। मतलब ये बोल रहा है कि ये ऊपर जो भी कैटेगरी ऑफ लोग दिए गए हैं, अगर ये मना करते हैं, अगर ये एग्जेम्पशन क्लेम करते हैं कि हम कोर्ट के सामने प्रेजेंट नहीं होंगे, हम एग्जेम्प्ट हैं, लॉ के थ्रू लॉ में एग्जेम्प्ट करता है, तो कोर्ट क्या करेगा? एक कमीशन इशू कर देगा जो उनके घर पे जाके, उनके ऑफिस में जाके, जहां पे भी कन्वीनियंट होगा वहां पे जाके उनका एग्जामिनेशन करेगा, राइट? तो कमीशन में कौन होगा? कमीशन में कुछ लोग जिनको कोर्ट अपॉइंट करेगा, हो सकता है 2 लोग को अपॉइंट कर दे, 3 को अपॉइंट कर दे, 1 को अपॉइंट कर दे। तो कोर्ट क्या करेगा? एक कमीशन इशू करेगा। उस कमीशन का काम क्या होगा? वहां पे जाना इनके पास और इनका जो स्टेटमेंट होगा उसको रिकॉर्ड करना, राइट? पर जो कॉस्ट है उस कमीशन की, ऑब्वियसली खर्चा लगेगा। कोर्ट जब अपॉइंट कर रहा है किसी को तो ऑब्वियसली उसको कुछ पे करेगा, राइट? कुछ फीस पे करेगा उनको, तो वो, और जो ट्रैवलिंग कॉस्ट होगी, वट एवर इट इज, जो भी कॉस्ट आती है, तो वो कमीशन की कॉस्ट कौन पे करेगा? वो व्यक्ति जो एग्जेम्पशन क्लेम कर रहा है, मतलब ये लोग जो एग्जेम्पशन क्लेम कर रहे हैं, अनलेस कोई दूसरी पार्टी जो उनका एविडेंस जिसको चाहिए वो विलिंग है वो कॉस्ट पे करने के लिए, राइट? फॉर एग्जाम्पल एक्स जो है, एक्स ने वाई के खिलाफ केस किया हुआ है और एक्स क्या चाहता है? एक्स चाहता है कि एक मिनिस्टर है स्टेट गवर्नमेंट का, उसकी गवाही हो जाए, उसका एविडेंस हो जाए, तो एक्स को के फेवर में जाएगा, राइट? उसको लगता है कि मिनिस्टर को ये सारी चीजें पता है और वो अगर मेरे फेवर में कोर्ट में एविडेंस देगा तो वो बेटर रहेगा। तो एक्स कोर्ट को बोलता है, कोर्ट मिनिस्टर को समन इशू करता है, मिनिस्टर बोलता है कि नहीं, मैं कोर्ट के सामने अपीयर, मेरे पास एग्जेम्पशन है, मैं अपीयर नहीं होगा, आप कमीशन इशू कर दो। तो कोर्ट क्या करेगा? कोर्ट एक कमीशन इशू करेगा। अब उस कमीशन का पैसा कौन पे करेगा? उस कमीशन का पैसा जो भी लोग आएंगे मिनिस्टर का जो स्टेटमेंट है वो रिकॉर्ड करने के लिए, तो कमीशन का पैसा या तो मिनिस्टर खुद पे करेगा, राइट? जनरल रूल है कि मिनिस्टर पे करेगा, और
अगर एक्स चाहे, एक्स बुला रहा है मिनिस्टर को, एक्स को चाहिए उसका एविडेंस, तो एक्स भी पे कर सकता है, राइट। तो ऑपोजिट पार्टी पे नहीं करेगी, या तो मिनिस्टर पे करेगा जिसको बुलाया जा रहा है, या फिर एक्स खुद पे करेगा, राइट। आई होप आपको ये क्लियर होगा। 132 और 133 दोनों काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, और इसमें से पूछ लिया जाता है, ऑप्शन आ जाता है कि इनमें से किसको एग्जाम्शन है अपीयर होने के लिए, राइट। तो आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।